नमस्कार, मैं गीतिका सचदेव और आप सबका देशदूत संवाद कट्टा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ दो ऐसे युवक हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आराध्य और भव्य गुप्ता, आपका आज के इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत है। हमारे जो आज के मेहमान हैं, ये लोग सोप बनाने की प्रक्रिया को सीखते हैं और आगे सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका पूरा प्रोसेस कैसा होता है और उस चीज़ में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर आपको उसे आगे यूज़ करना है या एज अ बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आराध्य, आपने सोप मेकिंग का प्रोसेस कहाँ से सीखा? तो लॉकडाउन के समय पे हमारे स्कूल ने, मैं द रूट स्कूल देहरादून में पढ़ता हूँ, तो वो टाइम पे हमारे स्कूल ने हमें सोप्स और सैनिटाइजर्स बनाना सिखाया था। तो मैंने स्कूल में सीखा, फिर मैंने उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रोसीजर था और मैंने रियलाइज़ किया कि छोटे छोटे बच्चे भी उसे रेप्लिकेट करके बना सकते हैं। भव्य, जब आप ये सीख रहे थे सोप बनाने की प्रक्रिया को, तो कौन से प्रिकॉशंस थे जो आपको कहा गया था कि ध्यान रखने चाहिए? ऐसे तो ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं थे, लेकिन हैंड ग्लव्स पहनने और हेड नेट पहनना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इस सोप को जब मेल्ट करते हो तो जो टेम्परेचर होता है उससे आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस का ध्यान रखें तो वो लगने की संभावना कम होती है। और कितना समय लगता है? ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आप एक सोप अराउंड 30 to 40 मिनट्स में बना सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आपने अपनी स्किल ना ही सीखी बट उसे आगे पहुंचाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, और उस प्रयत्न के द्वारा आप बताना चाहते हैं कि आप कोई भी एक न्यू स्किल से कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। आपने आधार तीर्थ आश्रम जो है उसमें जाके आप लोगों ने वहाँ के ऑर्फन्स को सोप मेकिंग का प्रोसेस बताया, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो आधार तीर्थ आश्रम एक आश्रम है जो ऑर्फन्स के लिए है, एंड इट्स स्पेसिफिक टू द विक्टिम्स ऑफ फार्मर सुसाइड्स, यानी जो ऑर्फन्स है वो फार्मर सुसाइड्स के विक्टिम्स हैं। तो जब हमने देखा कि ये बहुत इजी प्रोसीजर है और इसको बच्चे भी कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पे जाकर बच्चों को सिखाया ताकि वो ये बनाए और ताकि वो इसे बेच सके। इसका मोटिव ये था कि आश्रम को बहुत फाइनेंशियल ट्रबल्स थे, और जब भी उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी वो बच्चों की स्कूलिंग रुकवा देते थे एज अ मीन्स टू कट डाउन कॉस्ट। तो जो हमने सोचा कि जो रेवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उससे हम बच्चों का स्कूलिंग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आश्रम को स्कूलिंग की टेंशन ना लेनी पड़े एंड दे कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड विद द आश्रम। भव्य, मैं जानना चाहूँगी कि आपका रियल मोटिवेशन क्या था इस चीज़ के पीछे, कि आपको एक ऑर्फनेज में ही जाके हम बच्चों को सिखाना था? तो लॉकडाउन के समय पे जब कोई कहीं पे भी नहीं जा सकता था, तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर घूमने गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद हम ये आश्रम पे पहुँच गए। और ये आश्रम पे जाने के बाद हमको समझा कि लॉकडाउन में जब सबको फाइनेंशियल ट्रबल्स हो रहे थे, तब आश्रम को भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हो रहे थे फाइनेंशियली, क्योंकि आश्रम का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन के ऊपर चल रहा था। एंड लॉकडाउन में लोग डोनेशन नहीं कर पा रहे थे आश्रम को, एंड फिर उस समय पे हमने सोचा कि कैसे हम इस आश्रम को इंडिपेंडेंट बना सकते, सेल्फ सफिशिएंट बना सकते, एंड वी थॉट ऑफ समथिंग विच वाज सस्टेनेबल इनकम फॉर देम। और जब आपने ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर की कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो ऐसे बहुत सपोर्टिव थे वो, बट they also wanted us to focus more on our studies, as it was some important years in our life, but they were very supportive. They tried to do as much as they could. आराध्या, जब आप ऑर्फनेज में सिखाने गए तो वो बच्चों का रिएक्शन कैसा था, और लगभग कितने बच्चों को आपने एक दिन में सिखाया? तो सिखाने का प्रोसेस पर मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले वहाँ पे सोप्स खुद बनाए ताकि बच्चे देख के सीखे, फिर हमने बच्चों अंडर आवर सुपरविजन बच्चों ने वो बनाए। तो द किड्स वर वेरी इंथुजियास्टिक, वो बहुत एक्साइटेड थे सीखने के लिए।
they learned it very well. जो बात बच्चों को बहुत अच्छी लगी कि इंस्टेड ऑफ जस्ट कमिंग एंड डोनेटिंग मनी, हम सब बैठ के उनके साथ बात कर रहे थे, हम उनको सिखा रहे थे, उनके साथ बना रहे थे सोप्स. आई थिंक वो उनको बहुत अच्छा लगा एंड दैट्स व्हाई दे वर वेरी हैप्पी विद द प्रोसेस. भव्या, जैसे कि हम सब जानते हैं आपका एक सोशल इनिशिएटिव है जहां आप उन बच्चों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बनाए वो सूप्स को मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? या तो अभी वो बच्चे भी सोप बनाना सीख रहे हैं एंड वो मोस्टली सीख चुके हैं. एंड नाउ अभी हमारा गोल है कि हम लोग कैसे इस सोप को मार्केट में पहुंचाएं. उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे सुपरमार्केट्स और बहुत सारे किराना स्टोर्स में जाकर के सोप रखे हैं फॉर देम टू सेल. एंड दी सोप्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, जहाँ पे लोग उसे ऑर्डर कर सकते हैं एंड खरीद सकते हैं. जब आप कोई भी राह चलते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वी ओवरकम देम एंड वी मूव फॉरवर्ड. तो जब आप बच्चों को सिखा रहे थे या आप पूरा प्लान कर रहे थे अपने सोशल इनिशिएटिव के बारे में, तब कुछ तकलीफें? जी, जो सबसे बड़ी तकलीफ जो मुझे लगी थी वो थी कि हाउ विल वी एस्टैब्लिश अ ब्रांड इन सच अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. बट उसका सोल्यूशन ये था कि हम ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, हम साबुन नहीं बेच रहे. What we are selling is a social cause. When people understand that this is not just a soap, this is helping kids who are victims of farmer suicides. That is the real cause. The social aspect of the soap is much more important than the soap itself. Which is why what I think is marketing pe we're focusing so much. We're not focusing on the soap itself. We're focusing on the social aspect of the soap. आपके ईयर एंड का टारगेट क्या है? हमारे ईयर एंड का टारगेट ये है कि हम लोग इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सके जिससे हम लोग एटलीस्ट 10 ऑर्फन्स की पूरे स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें. एंड अभी के लिए बहुत छोटा गोल है, बट एज वी मूव फॉरवर्ड गोल बड़ा होते जाएगा. एंड बाय द एंड ऑफ आवर मेन गोल है कि सारे बच्चों का स्कूलिंग का खर्चा हम लोग उठा सकें. The end goal of this year is to sell roughly 1200 soaps so that we can pay for the schooling of 10 kids. But future में we will want to pay for everybody's education as we grow. Okay. So जैसे कि आप जानते हैं आपने सोप मेकिंग लॉकडाउन के टाइम सीखी, तब हम सबके पास काफ़ी टाइम था हमारी स्किल्स पर वर्क करने के लिए. बट जैसे आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, सो आपकी स्कूलिंग एंड साथ में इस इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड करना, तो आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों? सो स्कूलिंग, हम एक रेसिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल में है, तो आफ्टर टर्म एंड्स, सेमेस्टर खत्म होने के बाद हम छुट्टियों के लिए 2 महीने घर आते हैं. तो हम छुट्टियों में जितना कर सकते हैं वो तो हम करते हैं. बट व्हाट वी ट्राई इज कि जब हम स्कूल में रहे तब ये इनिशिएटिव का प्रोसेस ना रुके, इसलिए वी हैव कॉन्टैक्टेड अ फ्यू पीपल who are still in touch with the ashram. और हमारा जो process है साबुन बनने का, that keeps on running. That means every week the kids make at least 1 or 2 batches of soaps and they send it to us. And the person who I'm in contact with, what he does is he coordinates कि कौन से दुकान में साबुन बिक गया है तो वहाँ पे बेचते ताकि वहाँ पे और बिके types. So that it's like a chain where the soaps are coming from the ashram and we are sending it to the places जहाँ पे सोप बिक गया है, जहाँ पे सोप की डिमांड है. जैसे आपने ये सोप प्रोसेस का पूरा स्टार्ट किया तो आपको काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट भी किया होगा वॉलंटियर बनने के लिए या एज अ हेल्प या तो आश्रम को हेल्प करने के लिए. तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कुछ इंक्वायरीज या कुछ आई जो बस बच्चों को हेल्प करने के लिए स्पेशल डोनेशंस आए थे? बट we are not here to collect donations. हमने बोला कि आपको डोनेट करना है डायरेक्टली आश्रम को डोनेट कीजिए. अगर आपको हमारी हेल्प करनी तो आप साबुन खरीदिए. थ्रू सेलिंग एंड परचेज यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन. एंड मैं जानना चाहूँगी कि आपके आगे का प्रोसेस क्या है? अब आपने फार्मर्स के बच्चों को कवर किया, उनके ऑर्फन्स को, आगे आप कौन से ऑर्फनेजेस या क्या एम करते हैं? Our target is very small. हम इन बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, that is also very big thing. But I think if we grow big enough, then we'll like to cover other orphanages as well.
भव्य, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था जब आप उन बच्चों की हेल्प कर रहे थे? आपस क्या था जब आप उन बच्चों की हेल्प कर रहे थे? आप उनके फेस पे एक्साइटमेंट देख रहे थे, वो लोग वेट करते होंगे कि अब भैया कब आएंगे और हमारे साथ हमें हेल्प करेंगे प्रोसेस में, तो उसके बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत लाइक इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि एवरी टाइम लाइक जब भी हम उनके पास जाते थे वो इतने खुश होते थे, वो इतने एक्साइटेड होते थे, बिकॉज उनको भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं जो अभी हमको आगे भी हेल्प कर सकते हैं. दिस इज सम स्किल दैट वी कैन यूज फॉरवर्ड. ये लाइक सोप मेकिंग, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट लाइक they can use it even in the future because it is so easy, and they were like really happy, and that made us very satisfied. बहुत relief मिला, and we felt like हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ हम लोग सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, as the name suggests. So yeah. और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जब आप उन बच्चों को देखते थे कि वो आपका वेट कर रहे हैं? Aside from the soap making, उनके साथ बैठ के बातें करना is also a very special experience. And I think what we usually do is कि हमारे soap बनने के बाद we sit there for 1.5 hours and we just talk to them about anything that comes to mind. So I think interacting with these kids is very important, because even they really felt कि there's somebody who's coming and talking to them. So the experience was very good. I really liked it, and I hope the kids also liked it. It's always a give and take process. जब आप बच्चों के साथ बैठते थे तो ऐसा भी होगा कि आपने भी उनसे कुछ सीखा, जैसे कि परसिस्टेंस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, उन बच्चों में एक हार्ड वर्क होगा कि हमें सीखना है. उस बारे में कुछ? I think मैंने जो मेन चीज़ उनसे सीखा है to never give up. Like इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस आए उनके लाइफ में, फिर भी वो हमेशा खुश रहते. दे ट्राई टू बी हैप्पी, दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट. उनको भी समझ में आता है कि अच्छा ओके दिस विल हेल्प मी, दिस इज इम्पोर्टेंट, मुझे ही करना है. लाइक खेल कूदना इज वन थिंग, बट स्टडीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दिस इज ऑल्सो एंड वन थिंग कि ना वहाँ पे हर एक बच्चा ना वो सारी चीज़ों में हेल्प करता है. लाइक अगर कोई बच्चा वो क्लीनिंग में भी हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर वो साथ में पढ़ भी रहा है, तो वो इतने मल्टीटास्किंग कर रहा है. एंड द वे लाइक वो इतने persistent है, they are not giving up, and I think that is one thing that we should learn from them. It's actually like a whole society, क्योंकि जो वहाँ पे लोग काम भी करते हैं आश्रम में, even they are ex-students, यानी पहले वो भी even they are victims of farmer suicide, और वो भी पहले उस आश्रम के students थे. So as these students grow up, they know that they have to support the ashram just like the ashram supported them. So it's kind of like an environment where again it's a give and take relationship. So जो के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? I would just say कि अगर आप ये सोप खरीदे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होएगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू जस्ट आप अगर वो आश्रम जाए, अगर आप उनसे बैठ के बात करें, वो आप ये एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि टू स्पेंड टाइम विद देम, लेकिन वो उनके लिए एक इतनी बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज उनको भी लगता है कि इस वर्ल्ड में there is somebody who like cares for them, there is somebody who wants to be for them, and that is really encouraging for them. And I think donations से ज़्यादा what they need is to be sustainable. Donation आप देंगे तो वो पैसा eventually खत्म हो जाएगा. But if you teach them something like a skill, and I know there are people who also try to teach them dancing and singing, so I think that is something that's very good, क्योंकि you're teaching them a skill that will stay with them lifelong. And you are also helping them उनका future set करने में in different aspects. We try to. Like dancing, singing and soap making. तो जैसे कि आप सबने देखा, हमारे आज के मेहमानों ने ये तय कर दिया कि ना सीखने की और ना सिखाने की कोई उम्र होती है. अगर आप चाहें तो आप सोसाइटी से जो कुछ भी सीखते हैं उन्हें अनेक तरीकों से वापस कर सकते हैं. हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद.